हाय, शो एक्सप्लेनर हियर। आज मैं आपको एक एडवेंचर थ्रिलर मूवी नर्व का रिकैप देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है जब वेनस डेलमोनिको, जो स्टेटन आइलैंड की एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, को एक ईमेल प्राप्त होता है। यह ईमेल कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स से है, जिसमें उसे याद दिलाया गया है कि एडमिशन की अंतिम तिथि सिर्फ 2 दिन दूर है। वेनस हमेशा आर्ट स्कूल में शामिल होना चाहती थी ताकि वह फोटोग्राफी के अपने शौक को पूरा कर सके, और हाल ही में उसे देश के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल क्वार्ट में स्वीकार कर लिया गया है। उसका सपना न केवल अपने गृहनगर से बाहर निकलना है, बल्कि दुनिया देखना भी है। लेकिन पिछले साल उसके भाई माइक के गुजर जाने के बाद उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। वेनस खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार करने के बजाय एक उत्तर ईमेल लिखने लगती है, जिसमें वह कहती है कि उसे ऑफर ठुकराना पड़ेगा। वह यह इसलिए कर रही है क्योंकि उसे अपनी मां को बताने में डर लग रहा है कि वह स्टेटन आइलैंड छोड़ना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि वह ईमेल भेज सके, उसे फेसबुक पर एक नोटिफिकेशन मिलता है। यह जेपी ग्यूरेरो से है, जो स्कूल का हार्ट थ्रोब और उभरता हुआ फुटबॉल स्टार है। उसने वेनस को एक फोटो में टैग किया है और कैप्शन में सबको उस दोपहर के प्रैक्टिस गेम में शामिल होने के लिए कहा है। जैसे ही वह लाइक बटन पर क्लिक करने वाली होती है, उसकी दोस्त ने कहा, कोई भी वीडियो पोस्ट क्यों नहीं किया? वेनस को जेपी पर उसके सीक्रेट क्रश के बारे में चिढ़ाया जाता है, जिससे वह शर्मा जाती है। सिडनी फिर पूछती है कि क्या उसने अपनी मां को कैलाट से मिले निमंत्रण के बारे में बताया है, जिस पर वेनस जवाब देती है कि उसने अभी नहीं बताया है। उनकी बातचीत के बीच में सिडनी उत्साहपूर्वक घोषणा करती है कि नर्व शुरू हो गया है। जब वेनस उससे पूछती है कि यह क्या है, तो वह उसे एक लिंक भेजती है जो सीधे एक वीडियो पर ले जाता है। पता चलता है कि नर्व एक 27 लाइव स्ट्रीमिंग गेम है, जिसमें कोई भी भाग ले सकता है और पागल डेयर कर सकता है। लोग इसमें या तो वॉचर के रूप में शामिल हो सकते हैं, जो पैसे देकर देखते हैं, या प्लेयर के रूप में, जो हर चुनौती के बाद नकद इनाम जीतने के लिए खेलते हैं। सिडनी अपनी दोस्त को गेम में वॉचर के रूप में साइन अप करने के लिए कहती है, लेकिन वेनस इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। नाश्ते के समय वेनस अपनी मां के साथ अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बातचीत करती है, और यह खुलासा होता है कि उसकी मां चाहती है कि वह स्थानीय कॉलेज से स्कॉलरशिप स्वीकार करे और स्टेटन आइलैंड में ही रहे। उसकी मां मजाक करती है कि उनके वित्तीय स्थिति को देखते हुए वेनस केवल अपने घर को ही कॉलेज डॉर्म के रूप में अफोर्ड कर सकती है। वेनस इसे एक अवसर के रूप में देखती है और सावधानी पूर्वक प्रस्ताव रखती है कि वे एयरबीएनबी पर अपने भाई का कमरा लिस्ट कर दें ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सकें। हालांकि उसकी मां इस विचार को पूरी तरह से ठुकरा देती है, क्योंकि वह अपने बेटे की यादों को बेचना नहीं चाहती। बाद में प्रैक्टिस गेम में वेनस स्कूल मैगजीन के लिए फुटबॉल टीम के मेंबर्स की तस्वीरें लेती है, जिसमें जेपी भी शामिल है। इस बीच सिडनी, जो एक चीयर लीडर है, अपने नर्व अकाउंट पर वॉचर्स से बात करती है और उन्हें सपोर्ट करने के लिए कहती है, फिर वापस दूसरी चीयर लीडर्स के पास चली जाती है। कुछ देर बाद डांस रूटीन शुरू होता है और सभी अपना पार्ट शानदार तरीके से निभाते हैं। लेकिन बीच में सिडनी अचानक घूमकर अपनी स्कर्ट उठा लेती है, जिससे भीड़ में खलबली मच जाती है। वेनस को एहसास होता है कि उसकी दोस्त ने यह स्टंट नर्व का हिस्सा होने के कारण किया है। नर्व एक अजीब तरीके से स्पेलिंग है, जैसे कि ओनली फैंस। सीन फिर बदलता है और न्यूयॉर्क के कई यंगस्टर्स को नर्व में भाग लेते हुए दिखाता है। सिडनी खुश है कि वह गेम के जरिए लगातार कमा रही है और उसके दर्जनों वॉचर्स हैं। बाद में लंच के दौरान वेनस अपनी दोस्त को फटकारती है, यह बताते हुए कि उसे अस्थायी निलंबन मिला है। वह सिडनी से अपनी पढ़ाई और जीवन की अन्य महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देने के लिए कहती है। हालांकि सिडनी पलटकर कहती है कि वेनस गेम का एड्रेनालिन रश नहीं समझती, क्योंकि वह उन लोगों में से है जो केवल अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। इस टिप्पणी से गुस्से में वेनस घर चली जाती है और वेनस नर्व में प्लेयर बनने के लिए साइन अप करती है। इसके बाद एक रोबोटिक आवाज गेम के 3 महत्वपूर्ण नियम बताती है। पहला नियम यह है कि हर प्लेयर को अपनी चुनौती अपने फोन से रिकॉर्ड करनी होगी। दूसरा नियम कहता है कि जो खिलाड़ी अपनी टास्क में फेल होते हैं या बीच में छोड़ देते हैं, वे एलिमिनेट हो जाते हैं। आखिरी नियम खिलाड़ियों को गेम को अथॉरिटी को रिपोर्ट करने से सख्ती से मना करता है, यह बताते हुए कि स्निचेस गेट स्टिचेस। इसके बाद वेनस अपनी पहली डेयर एक्सेप्ट करती है और गेम उसे पास के एक डाइनर में जाने के लिए कहता है। वह अपने करीबी दोस्त टॉमी से इस टास्क के लिए साथ चलने के लिए कहती है। टॉमी सच में उसकी परवाह करता है और एक उभरते हुए प्रोग्रामर के रूप में उसे नर्व को लेकर गंभीर संदेह है। वह उसके साथ जाने के लिए मान जाता है, लेकिन यह भी बताता है कि कुछ बच्चे इस गेम को खेलते हुए मर गए हैं। वेनस जवाब देती है कि अगर बच्चे वास्तव में मर गए होते तो अब तक गेम बंद हो गया होता। हालांकि टॉमी समझाता है कि गेम को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए एक भी सिंगल सर्वर नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति नर्व पर लॉग इन करता है तो वह एक नया सर्वर बन जाता है, जिससे इसे बंद करना असंभव हो जाता है। थोड़ी देर बाद वे डाइनर पहुंचते हैं और वेनस को पता चलता है
कि उसकी पहली डेयर किसी अजनबी को चूमना है। उसे ऐसा 5 सेकंड के लिए करना होगा और इनाम होगा $100। टॉमी उसे हतोत्साहित करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए एक लड़के के पास जाती है जिसका नाम है और वह अभी एक किताब पढ़ रहा है। वेनस उससे किताब के बारे में पूछने की कोशिश करती है और वह खुशी खुशी समझाने लगता है, लेकिन वेनस इंतजार नहीं कर सकती और उसे अचानक चूम लेती है। टॉमी पूरे वाकये को उसके फोन पर कैप्चर करता है और इसके परिणाम स्वरूप वेनस के अकाउंट पर कई वॉचर्स जुड़ जाते हैं। $100 भी उसके अकाउंट में जमा हो जाते हैं, जिससे वह बहुत खुश होती है। कुछ ही पलों बाद दोनों दोस्त देखते हैं कि वह लड़का गा रहा है और डायनर के चारों ओर नाच रहा है। इससे उन्हें एहसास होता है कि वह भी नर्व का खिलाड़ी है। वह उनके पास आता है और बताता है कि उसे गेम ने यहाँ आने का निर्देश दिया था। एक संक्षिप्त परिचय के बाद वे अलग अलग रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं। अचानक उसे उसकी नई डेयर मिलती है जो वेनस के साथ डाउनटाउन जाने की होती है। वेनस पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार उसकी मोटर बाइक पर उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। यह स्पष्ट है कि उनके गर्मजोशी भरे चुंबन के बाद नर्व वॉचर्स उन्हें और अधिक साथ देखना चाहते हैं। जब वे शहर पहुंचते हैं तो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह पास के एक लग्जरी फैशन स्टोर में चलता है, वेनस को उसकी अगली डेयर मिलती है। वॉचर्स चाहते हैं कि वह स्टोर के अंदर जाए और एक खास ड्रेस पहनकर दिखाए। वेनस को यह चुनौती पसंद आती है तो वह तुरंत इसे स्वीकार कर लेती है। अंदर जाकर वह उस ड्रेस को ढूंढ लेती है जिसकी कीमत चौंकाने वाली $4000 होती है। समय कम होते हुए वह जल्दी से ड्रेस बदल लेती है और महंगी ड्रेस पहन लेती है। अचानक उसके फोन पर टाइमर काम करना बंद कर देता है, इसलिए उसे नहीं पता चलता कि उसने डेयर पूरा किया या नहीं। तभी इयान अचानक पूरा सूट पहनकर दिखाई देता है, जो एक समान डेयर का हिस्सा होता है। उन्हें पता नहीं होता कि एक और खिलाड़ी टाई भी उसी स्टोर में है। उसने वॉचर्स से एक डेयर स्वीकार किया होता है, जिसमें उसे वे कपड़े चुराने होते हैं जो वे पहन रहे होते हैं। टाई अपना काम पूरा करके स्टोर से बाहर निकल जाता है, जिससे दोनों बिना कपड़ों के रह जाते हैं। वेनस और इयान को फिर एक संयुक्त डेयर मिलता है, जिसमें उन्हें स्टोर से बाहर जाने के लिए कहा जाता है। वे थोड़ी देर के लिए शॉपलिफ्टिंग पर विचार करते हैं, लेकिन वेनस अंततः मना कर देती है क्योंकि कपड़े बहुत महंगे होते हैं। इसलिए वे हिम्मत जुटाकर अपने अंडरगारमेंट्स में ही स्टोर से बाहर भाग जाते हैं। जैसे ही वे बाहर पहुंचते हैं, डेयर पूरा हो जाता है और उन्हें इनाम के रूप में एक शॉपिंग बैग मिलता है। आश्चर्यजनक रूप से इसमें वही महंगे कपड़े होते हैं जिन्हें उन्होंने स्टोर के अंदर ट्राई किया था। इस बीच टॉमी वेनस के बारे में चिंतित होने लगता है। इस गेम में उसकी भागीदारी को देखते हुए टॉमी अपने एक हैकर दोस्त से मदद मांगता है ताकि वे इयान के बारे में और जानकारी जुटा सकें। कुछ खुदाई करने के बाद वे पता लगाते हैं कि इयान गेम का अनुभवी खिलाड़ी है। इस बीच वेनस के अगले डेयर के लिए उसे फिर से इयान के साथ जोड़ा जाता है और उनसे कहा जाता है कि वे शहर में मोटरसाइकिल को 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलाएं। जैसे कि यह पर्याप्त कठिन नहीं था, इयान को यह ब्लाइंड फोल्ड पहनकर करना होगा। वेनस इस पागलपंती के खिलाफ होती है, लेकिन इयान किसी तरह उसे मना लेता है। सबसे बुरा क्या हो सकता है, हम मर सकते हैं। हजारों लोग ऑनलाइन देखते हुए चिल्लाते हैं, युगल डेयर के लिए तैयार हो जाते हैं। नियमों के अनुसार इयान अपने हेलमेट के वाइजर पर एक स्टिकर लगाता है, जिससे उसकी दृष्टि सीमित हो जाती है। फिर वह इंजन स्टार्ट करता है और वेनस से दिशा देने के लिए कहता है ताकि वह मोटरसाइकिल को फिनिश लाइन तक ले जा सके। काउंटडाउन शुरू होता है और वे एक व्यस्त सड़क पर निकल पड़ते हैं। शुरुआत में भारी ट्रैफिक के कारण वे घबरा जाते हैं। वेनस दिशाएं देने में लड़खड़ाती है, जिससे मोटरसाइकिल लगभग एक टैक्सी से टकरा जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह खुद को इयान के शरीर के करीब खींचती है और उस दिशा में झुकना शुरू करती है जहां उसे जाना है। इससे उन्हें ट्रैफिक के बीच आसानी से नेविगेट करने में मदद मिलती है और वे निर्धारित समय से पहले ही टास्क पूरा कर लेते हैं। अगले दृश्य में वे शहर के चारों ओर घूमते हैं और वेनस पूछती है कि इयान क्यों नर्व खेल रहा है। वह जानना चाहती है कि क्या वह पैसे के लिए खेल रहा है या सिर्फ रोमांच के लिए। इयान उसे एक अस्पष्ट उत्तर देकर जवाब देता है, यह बताते हुए कि वह अपने परिवार को एक संदिग्ध स्थिति से बाहर निकालने के लिए ऐसा कर रहा है। तभी वेनस को सिडनी का फोन आता है, लेकिन वह जवाब देने के बजाय अपने दोस्त पर कुछ कटु टिप्पणियां करती है, बिना यह जाने कि पास के कई दर्शक जोड़ी का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जब सिडनी लाइव फीड देखती है तो वह बेहद गुस्से में आ जाती है। वह इस बात से और अधिक जलती है कि वेनस को उससे ज्यादा पहचान मिल रही है। इसलिए वह एक चुनौतीपूर्ण डेयर स्वीकार करने का निर्णय लेती है, जिसमें उसे केवल एक सीढ़ी का उपयोग करके एक इमारत से दूसरी इमारत तक जाना होता है। जल्द ही उसका गुस्सा डर में बदल जाता है और वह पीछे हट जाती है। इस बीच रहस्यमयी खिलाड़ी टाई लगातार एक के बाद एक चैलेंज पूरा करता रहता है और शीर्ष स्थान प्राप्त करता है। दूसरी ओर वेनस और इयान नर्व पार्टी में पहुंचते हैं। वहां जोरदार जयकारों के बीच वेनस को पता चलता है कि सिडनी खेल से बाहर हो चुकी है।
वह सिडनी को ढूंढने की कोशिश करती है और अंततः उसे एक कमरे में जेपी के साथ रोमांस करते हुए पाती है। दोनों में बहस शुरू हो जाती है। सिडनी नाराज है कि उसकी करीबी दोस्त ने उसके बारे में बुरे कमेंट्स किए, जबकि कई लोग देख रहे थे। इसी बीच वेनस को एक नए डेयर का नोटिफिकेशन मिलता है। उसे वही चैलेंज पूरा करना है जिसे पहले सिडनी ने किया था, केवल एक सीढ़ी का उपयोग करके एक इमारत से दूसरी इमारत तक जाना। तंग आ चुकी वेनस डेयर स्वीकार करती है और चौंकाने वाली बात यह है कि वह इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेती है, जिससे वह पहले स्थान पर आ जाती है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि टॉमी पार्टी में नए जानकारी के साथ पहुंचता है। वह बताता है कि इयान एक अनुभवी नर्व खिलाड़ी है और उसे सिडनी और वेनस के बीच गलतफहमी पैदा करने का डेयर मिला था। यह सुनकर वेनस का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे इयान के प्रति भावनाएं होने लगी थीं। वह गुस्से में पार्टी से बाहर निकलती है और इयान उसके पीछे आता है। वह गुस्से में उससे पूछती है कि क्या उसने वास्तव में अपने फायदे के लिए उसे धोखा दिया है। लेकिन इससे पहले कि इयान जवाब दे पाता, टाई मास्क पहनकर वहां आ जाता है और उनका वीडियो बनाता है। यह देखकर इयान उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से भागने के लिए मजबूर करता है। वह उसे एक लिफ्ट की ओर ले जाता है, जहां वेनस पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। वेनस गुस्से में है कि उसे इस खेल का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया गया। वेनस के गुस्से में इयान का जवाब कि पूरी स्थिति समझाना जटिल है उसे और भी अधिक नाराज कर देता है। वह वहां से बेतहाशा बाहर निकल जाती है और एक पुलिसकर्मी को ढूंढती है। वेनस तुरंत उसे नर्व गेम और इसके सभी विवरणों के बारे में बताती है, लेकिन पुलिसकर्मी को कोई वास्तविक अपराध नजर नहीं आता। वह उसके मोबाइल फोन को देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी मां का कॉल आ जाता है। मां से बात करते हुए वेनस को पता चलता है कि पुलिस को सूचित करने की कोशिश के लिए उनके बैंक खाते से सारे पैसे हटा दिए गए हैं। वेनस अपनी मां से वादा करती है कि वह समस्या को हल कर देगी और कॉल अब्रप्टली काट देती है। वह पुलिसकर्मी के पास से चली जाती है ताकि वह नर्व के बारे में जान न सके, लेकिन जैसे ही वह थोड़ी दूर जाती है, टाई अचानक प्रकट होता है और उसे बेहोश कर देता है। वेनस बाद में एक कंटेनर में जागती है, जिसकी दीवारों पर लिखा है स्निचेस गेट स्टिचेस। एक टेलीविजन पर उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल और व्यक्तिगत जानकारी के साथ कूट संदेश दिखाए जाते हैं। एक आवाज उसे कैदी कहकर संबोधित करती है और बताती है कि वे अब उसके पूरे जीवन को नियंत्रित करते हैं। हालांकि वेनस को एक मौका भी देती है। यदि वह अंतिम मुकाबला जीत जाती है तो वह मुक्त हो सकती है। वेनस को स्टेटन आइलैंड फेरी पर जाने के लिए कहा जाता है, जहां दर्शक उसे अंतिम चुनौती के लिए खोजेंगे। टॉमी और उसके हैकर दोस्त नर्व के कोड में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे सभी उन्माद को खत्म कर सकें। अगले दृश्य में अंतिम चुनौती शुरू होती है। वेनस फेरी पर पहुंचती है और एक मास्क पहने हुए वॉचर उसे एक गन सौंपता है। उसे वास्तव में गन फाइट में भाग लेना होता है और उसके सामने कोई और नहीं बल्कि इयान होता है, जिसे भी एक गन दी गई है। जो पहले शूट करेगा वही खेल जीत जाएगा। इयान को अपनी गलती का एहसास होता है और वह वेनस से उसे खत्म करने की अपील करता है, लेकिन वह मना कर देती है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां टिकती जाती हैं, फेरी का माहौल गर्म होता जाता है। दोनों वेनस और इयान एक दूसरे को शूट करने का साहस नहीं जुटा पाते। वे बस खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि वे किस तरह के मसले में फंस गए हैं। अचानक भीड़ में एक मास्क पहने हुए आदमी चेतावनी की गोली चलाना शुरू करता है। जब उसने सभी का ध्यान खींच लिया तो वह घोषणा करता है कि वह खुद चुनौती पूरी करेगा। आदमी अपना मास्क हटा देता है और वह मशीन गन के लिए निकला। वेनस सभी को इकट्ठा होते हुए गुहार लगाती है, पूछती है कि क्या वे सच में खिलाड़ियों को एक दूसरे को मारने देना चाहते हैं। वह उनके पाखंड की ओर इशारा करती है, कहती है कि उन्हें अपने मास्क उतारने चाहिए और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन उसकी गुहार बेकार जाती है, क्योंकि दर्शक आज एक्शन देखने के लिए उत्साहित हैं। इसी दौरान वेनस की मां टॉमी, सिडनी और हैकर के साथ आती हैं और धमकी देती हैं कि वह पुलिस को बुला देंगी अगर वेनस की मां उन्हें नहीं बताती कि क्या हो रहा है। लेकिन वह केवल बेबस होकर देख सकती है जब टाई आखिरकार वेनस को गोली मार देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। इयान तुरंत उसकी ओर दौड़ता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फेरी का माहौल अचानक बदल जाता है और सभी लोग सुन्न हो जाते हैं। बस तभी टॉमी का हैकर दोस्त अंततः नर्व के कोड को बदलने में सफल हो जाता है और सभी दर्शकों को एक संदेश भेजता है, जिसमें चेतावनी दी जाती है कि वे हत्या के सहायक हैं। यह दर्शकों को अपने सर्वर्स से साइन आउट करने के लिए मजबूर करता है, जिससे नर्व को एक बार और सभी के लिए बंद कर दिया जाता है। इस घटना के बाद टाई एक निराश इयान के पास जाता है और इयान तुरंत एक गन उठाता है और उसे निशाना बनाता है। लेकिन वह कुछ बेवकूफी भरी करने से पहले वेनस एक चौंकाने वाले मोड़ में जाग जाती है। तब पता चलता है कि वेनस पूरी योजना को गुप्त रूप से एक साथ मिलकर लागू किया था। उन्होंने दर्शकों को डराने के लिए नकली गोलियों का इस्तेमाल किया और उनके नर्व अकाउंट्स को डिलीट करवा दिया। यह इलैबोरेट योजना पूरी तरह सफल रही, क्योंकि हर एक सर्वर अब बंद हो चुका है।
अंतिम दृश्य में इयान और वेनस अंतिम चुनौती के स्थान से बाहर निकलते हैं और इयान उसे बताता है कि उसका असली नाम सैम है। हालांकि उनके अनजान होने के बावजूद एक दर्शक उन्हें दूर से गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर रहा है।